गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट इज अरेनियस इक्वेशन आपके साथ डिस्कस किया था। तो आपको बोला गया था कि उस टॉपिक के ऊपर आपने न्यूमेरिकल करने हैं। तो आज आपका जो है इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे। मेंस इस चैप्टर को जो आज फिनिश कर देंगे। तो देखिए आज का जो पहला टॉपिक है इसमें दैट इज मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ। कि रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन कौन से मेथड जो है इसको कैलकुलेट करने के हैं बेटा। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट आ रहा है दैट इज इनिशियल रेट मेथड। ये फर्स्ट मेथड है आपके पास। तो इनिशियल रेट मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे नाम से पता चल रहा है इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या होता है? शुरुआत में मीन्स। तो इसमें जैसे हमने कोई रिएक्शन कंसिडर कर ली बेटा, ए प्लस बी that will give plus C that is changes to product। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी मर्जी से कंसीडर कर लिया रेट लॉ बेटा। ये गिवन नहीं है, हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है। रेट इज इक्वल टू के ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा एंड सी के पावर गामा। क्योंकि हमारे पास तीन रिएक्टेंट थे ए बी एंड सी, तो हमने इनके विद रिस्पेक्ट जो है रेट लॉ लिख लिया बेटा। अब सपोज करो हम क्या कर रहे हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 2 टाइम्स, कि हमने ए की कंसंट्रेशन को बेटा 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी रिमेन्स कांस्टेंट, तो उनको कांस्टेंट रखा बेटा। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन? सपोज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपके पास वो 4 टाइम्स हो गए बेटा। तो आप ये पता लगा सकते हो यहां से कि भाई जो ऑर्डर होगा ए के विद रिस्पेक्ट वो कितना होगा। देखिए बी और सी के तो आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन इनकी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो इनका इफेक्ट रेट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो रेट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो ए की कंसंट्रेशन का पड़ेगा, कि हमने जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट जो है बेटा वो 4 टाइम्स हो गई। तो इट मीन्स जो ऑर्डर होगा इसके विद रिस्पेक्ट वो कितना होगा बेटा, सेकेंड ऑर्डर होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो देखिए आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन। ये मान लो कैसे आपने ऑर्डर निकाला वो चीज आपको समझा रहा हूं। तो अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, रेट आपकी होगी 20 सॉरी रेट आपकी होगी 4 टाइम्स, तो इट मींस 4 आर इज इक्वल टू के। कब? जब ए की कंसिडरेशन को हमने कितना किया, एन किया। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर एन इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो n इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने जो है इसका ऑर्डर निकाला है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से हम b के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि इफ कंसिडरेशन ऑफ b इंक्रीज 2 टाइम्स वेयर एज c एंड a रिमेन्स कांस्टेंट, तो c और a की जो कंसिडरेशन है उसको हमने कांस्टेंट रखा, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल होगी बेटा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास डबल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू b वो कितना होगा बेटा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि जितनी आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया उतना ही आपके पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है बेटा। तो इसका मतलब इसके विद रिस्पेक्ट जो ऑर्डर आएगा दैट इज फर्स्ट ऑर्डर है। और थर्ड आगे आपके पास क्या है, इफ सी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंक्रीज 2 टाइम्स वेयर एज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिमेन्स कांस्टेंट बट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज या बिकम्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने सी की कंसंट्रेशन को बेटा चेंज किया तो आपके पास रेट में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो रेट है दैट इज इंडिपेंडेंट देन दैट ऑफ, किससे इंडिपेंडेंट होगी बेटा, देन दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इंडिपेंडेंट देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी से इंडिपेंडेंट होगी बेटा। तो आपके पास जो रेट लॉ बना यहां से वो ये बनेगा बेटा, रेट इज डायरेक्टली ए की पावर 2 बी की पावर 1 और सी की पावर 0 हो जाएगा बेटा। एक तो ये मेथड हो गया बेटा आपका इनिशियल रेट मेथड। ये जो हमने अभी किया इसके बेस्ड आपको जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं वो पैराग्राफ वाले न्यूमेरिकल हैं, सॉरी टेबल वाले न्यूमेरिकल हैं, जिनमें आपने एक्सपेरिमेंट दिया होता है, इतनी रेट है कंसिडरेशन ऑफ ए कंसिडरेशन ऑफ बी, तो आपने उसमें रेट लॉ निकालना होता है, वो वाला है बेटा इसमें। अब इसमें दूसरा इसी का दूसरा पार्ट दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि जैसे ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, ये मान लिया हमने, तो यहां से जो रेट लॉ होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू के ए नॉट की पावर अल्फा। अगर इनिशियल कंसिडरेशन ले रहे हैं बेटा तो यहां से आर नॉट 1, अगर हमने कंसिडरेशन इनिशियल कंसिडरेशन ले ली ए नॉट 1 तो यहां पे क्या हो जाएगा आर नॉट 1, तो आर नॉट 1 इज इक्वल टू के ए नॉट 1 की पावर अल्फा।
और अगर आपने चेंज कर दिया कंसिडरेशन को, चेंज कर दिया, ए नॉट टू ले इनिशियल कंसिडरेशन, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आर नॉट टू इज इक्वल टू के ए नॉट टू की पावर अल्फा। तो ये आपके पास दो इसमें इक्वेशन आ गई। नाउ डिवाइडिंग टू बाई वन, तो आप सॉरी वन बाई टू ऐसे लीजिए आप, वन बाई टू, तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास आर नॉट वन अपॉन आर नॉट टू, दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट वन अपॉन ए नॉट टू, और होल पावर कितनी हो जाएगी बेटा, अल्फा हो जाएगी इसकी। ये देखिए होल पावर अल्फा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग ले लीजिए दोनों साइड बेटा, तो क्या बनेगा लॉग आर नॉट वन अपॉन आर नॉट टू, दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए जो यहाँ पे लॉग आएगा तो ये जो पावर है, पावर कहाँ आ जाएगी बेटा, आगे आ जाएगी, तो अल्फा लॉग ए नॉट वन अपॉन ए नॉट टू, ये हो गया बेटा आपके पास। और अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू log r नॉट वन अपॉन r नॉट टू डिवाइड बाई log a नॉट वन अपॉन a नॉट टू। तो ये आपके पास जो है इसमें ऑर्डर आ जाएगा a का कि कितना ऑर्डर है आपके पास। तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट मेथड था इसका, दैट इज इनिशियल रेट मेथड। अब इसी तरह से हम सेकंड मेथड करेंगे इसमें, ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जैसे नाम से इंडिकेटेड है कि भाई इसमें ग्राफ से हम रेट लॉग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया बेटा, ग्राफ प्लॉट किया है, जैसे कोई रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली, आर ई चेंजेस टू पी, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसिडरेशन ऑफ आर और टाइम के बीच में, तो आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम द कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी बेटा, आपके पास जो कंसिडरेशन होगी रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होती है। तो देखिए ये डिक्रीज होगी बेटा, और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी रेट निकाल लेंगे। तो रेट का आपको पता है ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको करवा चुके हैं बेटा पहले भी, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहां से आपके पास एक तो क्या आ गया, कंसिडरेशन ऑफ रेक्टेंट, और साथ में रेट आ गया बेटा, डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर रेट आ गया आपके पास। और ये जैसे हमने एग्जांपल ये सपोज करो 2n25 दैट इज चेंजेस टू 4n2 प्लस O2, ये हमने इक्वेशन का एग्जांपल लिया है। और यहाँ पे क्या कर लिया है, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसिडरेशन ऑफ n25 और टाइम के बीच में, तो आपके पास ग्राफ इस तरह से आएगा बेटा, क्योंकि कंसिडरेशन ऑफ रेक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टाइम के विद रिस्पेक्ट बेटा। अब जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या गया, रेट और कंसिडरेशन ऑफ रेक्टेंट का जो है वो आपस में वैल्यू आ चुकी है, रीडिंग आ चुकी है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, तो अब जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ रहेगा वो रेट और कंसिडरेशन ऑफ आर के बीच में रहेगा बेटा। इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। अगर मान लो आपके पास आपने रेट की वैल्यू ली, यहां से कंसिडरेशन ऑफ आर रखी, तो आपके पास जो अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, इट मींस rate does not change with respect to consideration of reactant. It means rate becomes independent than that of consideration, so the order of reaction is zero. तो वो जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा बेटा, क्योंकि कंसिडरेशन को जब आप चेंज कर रहे हैं तो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इट मींस ये जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा, और इसके लिए रेट लॉ ही होगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो। तो अगर आपने क्या किया, रेट और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, और ये स्ट्रेट लाइन आ रही है बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि जितना आप कंसिडरेशन को बढ़ा रहे हैं उतनी आपके पास क्या हो रही है, रेट बढ़ रही है बेटा। तो आपके पास जो ऑर्डर होगा उसमें वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप रेट और कंसिडरेशन ऑफ आर की पावर 2 के लिए करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसमें ऑर्डर 2 हो जाएगा और ये आपका रेट लॉ आ जाएगा बेटा। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे सपोज करो हमने एग्जाम्पल लिया बेटा N2O5, 2n25 चेंजेस टू 4n02 प्लस O2 का एग्जांपल ले लिया हमने। अब यहां से बेटा क्या किया, रेट और कंसिडरेशन ऑफ n25 के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आई बेटा। इट मींस इसका ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो इसलिए जो इसका रेट लॉ होगा, रेट लॉ क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसिडरेशन ऑफ n25, ये हो जाएगा बेटा। और चलो हमने चेक करने के लिए क्या कर दिया, रेट और कंसिडरेशन ऑफ n25 का स्क्वायर ले लिया बेटा, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व के फॉर्म में आएगा। इट मींस कि आपके पास जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो सेकंड ऑर्डर नहीं है। अगर सेकंड ऑर्डर होता बेटा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, तो स्ट्रेट लाइन आपकी किस में आई है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आई है बेटा। तो इसका मतलब पावर 1 होगी, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रहेगा इसका। अब हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया बेटा NO2 प्लस CO, दैट विल गिव NO प्लस CO2, इस रिएक्शन का एग्जांपल ही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेट और NO2 के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो ये बेटा आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व के फॉर्म में है। इट मींस जो ऑर्डर है दैट इज नॉट इक्वल टू 1,
तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बेटा। अब हमने क्या कर दिया बेटा, रेट और NO2 के स्क्वायर के साथ जो है इसका ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इससे क्या हमें पता चला कि जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। तो इसका जो रेट लॉ बनेगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के कंसिडरेशन ऑफ NO2 की पावर 2, तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा बेटा। और इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, रेट और कंसिडरेशन ऑफ CO, ये क्या लिया बेटा हमने, CO लिया है, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ CO के विद रिस्पेक्ट रेट का ग्राफ प्लॉट किया है, तो आपके पास इस तरह से आएगी स्ट्रेट लाइन। इट मींस कि CO के जो विद रिस्पेक्ट ऑर्डर है इसमें वो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर होगा बेटा। क्लियर? तो ये आपका था ग्राफिकल मेथड बेटा। तो देखिए बेटा, इसी तरह से आप हाफ लाइफ पीरियड के लिए भी एक्सप्रेशन करते हैं, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास होता है टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। तो टी हाफ और A0 के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो इसकी जो स्लोप है लाइन की वो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 1/2K। ठीक है, और इंटरसेप्ट जीरो होगी इसलिए ओरिजिन से पास होती है बेटा। इसी तरह से आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रहता है आपके पास, दैट इज टी हाफ और A0 के बीच में वो होता है 0.693 अपॉन K। मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट देन दैट अ कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसलिए अगर आप इनिशियल कंसिडरेशन और टी हाफ के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह से आएगा, इट मीन्स इंडिपेंडेंट हो गया बेटा। और अगर इसी तरह से आप सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे तो टी हाफ और 1 अपॉन A0 के बीच में करते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन आती है बेटा। तो इसमें आता है हाफ लाइफ। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है हमारे पास, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसमें क्या करेंगे बेटा, हाफ लाइफ पीरियड की हेल्प से जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे जीरो ऑर्डर के लिए हम लेते हैं टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, और इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया मैंने 1 माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 आ रही है तो 1 माइनस जीरो लिख सकते। अब इसमें देखिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए बेटा, इसमें टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस जीरो। ये हो गया बेटा जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस 1। यहाँ पे था 1 माइनस जीरो, अगर ऑर्डर जीरो था तो यहाँ पे जीरो किया, ऑर्डर फर्स्ट है तो यहाँ पे फर्स्ट किया। अब टी हाफ और सेकेंड ऑर्डर क्या आता है बेटा आपके पास, 1 अपॉन A0 K। तो इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा nth ऑर्डर के लिए आपके पास क्या आएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 माइनस n। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया बेटा nth ऑर्डर के लिए टी हाफ का। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, टी हाफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 1 की पावर 1 माइनस n। यहाँ पे बेटा A0 1 ले ली हमने जो इनिशियल कंसिडरेशन लिया, और यहाँ पे होगा टी हाफ 1। और इसी तरह से अगर A0 2 लेंगे तो यहाँ पे टी हाफ 2 हो जाएगा बेटा, और पावर जो है 1 माइनस n है दोनों की। अब आप क्या करें, यहाँ पे डिवाइड कर दें दोनों को। अगर डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है आपस में वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, दैट विल बी इक्वल टू A0 1 अपॉन A0 2 की पावर 1 माइनस n। अब बेटा क्या करें, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, दोनों साइड लॉग लेंगे, क्या बनेगा, लॉग टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस n लॉग A0 1 अपॉन A0 2। तो यहाँ से बेटा n की वैल्यू हमें चाहिए, तो n क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये लॉग वाली टर्म जो इसके डिवाइड में चली जाएगी यहाँ, तो 1 माइनस टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 डिवाइड बाई लॉग A0 1 अपॉन A0 2। ये आपके पास जो है किसके लिए हो गया बेटा आपके पास, दैट इज nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हो गया बेटा। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई नेगेटिव ऑर्डर का एग्जांपल बताएं बेटा, कि ऐसी कोई रिएक्शन का एग्जांपल बताओ जो नेगेटिव, जिसका नेगेटिव ऑर्डर हो, तो याद रखें आप लोग कि O2 दैट इज चेंजेस टू 2O3, ओजोन में चेंज होता है बेटा ये। तो ये आपके पास जो, सॉरी उल्टा ले लिया हमने बेटा, दैट इज ये आना था 2O3 दैट इज चेंजेस टू 3O2। तो इसका जो आपके पास ऑर्डर रेट आएगा बेटा KO3 की पावर -1। तो इट मीन्स
ऑर्डर इज इक्वल टू -1। कई बार आता है गिव द एग्जाम्पल इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला जो है आपके पास ऑर्डर हो गया बेटा। और जीरो ऑर्डर के जो है आपके पास वो डिफरेंट आ जाएंगे, वो मैंने आपको बता दी थी जीरो ऑर्डर में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं बेटा। और इसी तरह से अपना लास्ट मेथड जो है दैट इज ओसवाल्ड मेथड है बेटा। ओसवाल्ड मेथड कैसे क्या कंसिडर करेंगे, जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है ए बी बी चेंजेस टू प्रोडक्ट। अब इसमें क्या कर लिया बेटा, हमने रेट लॉ कंसिडर कर लिया कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो यहां से बेटा इफ बी इज प्रेजेंट इन एक्सेस, कि बी जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट है, तो जो रेट है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट देन द कंसिडरेशन ऑफ बी। तो बी की कंसिडरेशन से जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी बेटा। तो इसका मतलब जो रेट है दैट डिपेंड अपॉन ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो इसलिए जो ऑर्डर रेट लॉ बन जाएगा अब आपके पास रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा। तो ये बेटा आपके पास रेट डिटर्मिनेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो थे कुछ मेथड दिए गए थे बेटा। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अब आपके साथ दैट इज कोलिजन थ्योरी। चलो जी, तो बेटा नेक्स्ट अपना कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है द रिएक्टिंग स्पीसीज बिकम्स क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज आते हैं बेटा, एंड कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली वो कोलिजन करते हैं। ओनली दोज कोलिजन आर इफेक्टिव, केवल वही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं इन विच रिएक्टिंग स्पीसीज हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि जिनमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज कि आपके पास जो एनर्जी होगी बेटा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी या उससे क्या होगी बेटा ज्यादा होगी, तो उनके कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होते हैं बेटा। जैसे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने कि कोई रिएक्शन ले ली हमने ए प्लस बी दैट इज चेंजेस टू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है बेटा। तो इसमें जो रेट होगी आपके पास, तो रेट क्या आ जाएगी बेटा, रेट मान लिया हमने इसमें क्या है, रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे जो डी एक्स है वो स्मॉल चेंज है बेटा किसमें, कंसर्वेशन में ऑफ रिएक्टेंट, या आप ये बोल सकते हो इट इज द कंसर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन टाइम डी टी टाइम के अंदर बेटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास इसमें। और जहां पे आपके पास क्या है कि जेड ए बी जो है, जेड ए बी क्या होगा बेटा आपके पास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल whose collision is effective, मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव होगा बेटा। तो वो आपके पास एफ से हम डिनोट कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो रेट जो बनेगी यहाँ से बेटा, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी दैट विल बी इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी बन जाएगा बेटा। अब बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द number of collision that takes place in 1 second in unit area, या takes place in 1 centimeter distance या 1 centimeter square area बोल सकते हैं बेटा। तो अब इसके बाद आता है in some time if reacting molecule have energy। कई बार ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ टाइम जो है अगर रिएक्टिंग स्पीसीज के जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, उससे ज्यादा है, फिर भी जो उनका कोलिजन होता है बेटा वो क्या नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये क्यों इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इफेक्टिव फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन देयर इज अनदर फैक्टर दैट इज नोन एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, जो कोलाइडिंग साइट है किसकी, रिएक्टिंग स्पीसीज की, वो कौन सी साइड से जो कोलाइड कर रहे हैं, तो जो इफेक्टिवनेस है कोलिजन की उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया बेटा NO2 प्लस NO2 दैट विल गिव N2O4। अब बेटा हम एग्जांपल ले रहे हैं, इस रेड वॉल से हमने डिनोट किया है नाइट्रोजन को और ब्लू से किया है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में क्लोज आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप बेटा। तो इसका मतलब है इनके बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए था, जो कोलिजन होना था वो किसके, नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए था, तभी आपके पास जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बना, तो आप ये बोल सकते हैं इसकी जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है बेटा, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन का किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आपने दूसरा एग्जांपल लिया इसी का ही कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक किए बेटा। तो ये क्या कर देंगे, अब आपस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसका मतलब जो रेट है दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन पी इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि कौन सी कोलाइडिंग साइट रहेगी बेटा। तो पी जेड ए बी इंटू एफ, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये बेटा आपके पास
इसके लिए बन गया। और लिमिटेशन क्या है कि कोलिजन थ्योरी में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है वो हार्ड स्फीयर कंसीडर किया जाता है। अगर हार्ड स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा बेटा, जो उनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है उनको इग्नोर करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हार्ड में जो है इनके स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो बेटा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कंटिन्यूसली जो वो क्या डिकम्पोज होते रहते हैं बेटा, तो उनका जो ऑर्डर रहता है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो इनिशियल कंसिडरेशन है दैट इज डायरेक्ट टू एन नॉट। एन नॉट क्या है बेटा, इनिशियल टोटल एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। और ए माइनस एक्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एन, ये क्या हो गया, एन एटम ऑफ एन एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम टी टाइम के ऊपर बेटा। तो के किसके बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। सेम एक्सप्रेशन है। तो यहाँ से आपसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए सेम एक्सप्रेशन है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और एवरेज लाइफ होती है बेटा कि इस एलिमेंट की कितनी एवरेज लाइफ होगी टोटल, तो वो किसके रेसिप्रोकल होता है, वो रेट कांस्टेंट के बेटा। तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास टी हाफ अपॉन 0.693, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1.44 इंटू टी हाफ। तो बेटा आज जो है आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। तो आपने जो है अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आपने जो है इसको अच्छे से तैयार करें बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, कुछ एक इसके कंपटीशन के टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो करवा दूंगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।